अयोध्या की तरह, अयोध्या की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कह दिया कि बात यहां पर हिंदुओं के आस्था की है और इस देश में हिंदू, ये सबको पता है कि इस देश में हिंदू केवल और केवल ब्राह्मण है और बाकी सब प्राचीन बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको पिंजड़े में बंद करके हिंदू हिंदू बताया जा रहा है और इस देश में हिंदू का वर्चस्व बनाया जाता है या बनाया जा रहा है और तुम्हारे बाप को अपना बाप बनाया जा रहा है, अपने तरीके से उन्हें पेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अभी जो वर्ड सनातन है, अभी यही हिंदू लोग सनातनी सनातनी खुद को कहने लगे हैं और हमारे बुद्धिस्ट वर्ग के लोग अज्ञानतावश भी बुद्धिस्ट और सनातनी में लड़ाई छेड़ने की बात करने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, झूठ को अगर बार बार बोलते जाओगे तो वो निश्चित तौर पर सत्य में तब्दील हो जाती है। तो अब जो है हिंदू नाम को परिवर्तित करके खुद को सनातनी कहने लगे हैं और वास्तव में सनातन की परिभाषा और सनातन शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो उनको तो पता है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता है। हमारे जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उन सबको नहीं पता है। वे बस ये देखते हैं कि टीवी चैनल पर 10 बार सनातनी 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 एक बाबा ने बोला तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया कि भैया हम सनातन धर्म से हैं, जबकि सनातन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि वे सारी चीजें जो हमेशा सत्य हो उनको कभी आप झुठला या गलत साबित नहीं कर सकते हो। जैसे सूरज का निकलना आप सनातन कह सकते हैं, हवाओं का चलना आप सनातन कह सकते हैं और तमाम इस प्रकार की चीजें होती हैं इस देश के अंदर, इस कुदरत का नियम और कानून जो कि हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय के लिए समान होता है, वे सारे नियम कानून सनातन होते हैं, सनातनी होते हैं। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जो धर्म है जिसको आज हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई है वो वास्तव में तो सनातनी है ही नहीं है। और जब इनको लगा कि हिंदू शब्द जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, मार्केट में ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, तो अब इन्होंने हिंदू को तब्दील करने का प्रयास कर लिया है कि अब उसे सनातनी बता दिया जाए और धीरे धीरे इस देश में जितने भी बुद्ध विहार हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अयोध्या में इनका कब्जा तो हो गया, अब इसके बाद इनका टारगेट जो है वो बोध गया का है। बोध गया में जो बुद्ध की मूर्तियां वहां पर लगी हुई हैं या जो भी वहां पर नक्काशी या किसी प्रकार की प्रतिमा को देखा जाता है तो वे नया नया इतिहास वहां पर पेश कर देते हैं। एक अर्जुन है, एक भीम है, एक नकुल है, एक सहदेव हैं, एक ब्रह्मा हैं, तो ये विष्णु हैं, तो ये नारद से मिले थे, तो ये उनसे मिले थे, मतलब फलाना ढेमका जो उनके मन में आया वो काम शुरू करके और अपना अड्डा वहां पे गाड़ देते हैं। इस प्रकार ये केवल बोध गया की बात नहीं हो रही है, भारत देश के अंदर जितने भी मंदिर अभी बने हुए हैं वे सब की सब बुद्ध की छाती पर बने हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो बातें मैं बोल रहा हूं ये देश की सच्चाई है और नेता कभी सच बोलता नहीं है, ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन हम वो वाले नेता नहीं हैं कि जो जनता की गलती के अनुसार मूव करे। जनता अगर दारू पी रही है तो दारू पिलाए,
जनता को अगर किसी और चीज की लत है, बीमारी है, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के मेले को कैश कराया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे बुलाया और उनको मरवा दिया। वहां पर न जाने कितने हिंदू भाई बहन मारे गए, इस बात का उन्हें दुख और शर्म नहीं है। अगर दुख और शर्म होता तो आज योगी आदित्यनाथ जी गद्दी पर नहीं बैठे होते, वो खुद जाकर के आत्महत्या कर लेते उसी गंगा अर्थात संगम में, और खुद जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। ऐसा नहीं है। ये जितने मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनको न राम से मतलब है, न कृष्णा से मतलब है, न हनुमान से मतलब है, न लक्ष्मी से, न गंगा से, न दुर्गा से, किसी से मतलब नहीं है। इनको मतलब और मतलब है सिर्फ पैसे से, सिर्फ जो है व्यापार से, सिर्फ धंधे से। अभी मैं अयोध्या की रिपोर्ट ले रहा था। अयोध्या में सूचना यह मिल रही है कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हो और वहां के लोकल के हो, पास पड़ोस के हो, तो आपको जमीन नसीब नहीं होगी, वहां पर जमीन नहीं मिलेगा। अयोध्या में जमीन सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों को मिल रहा है। अब आप सोचिए क्या कंडीशन होने वाली है भारत देश की। तो साथियों, जहां पर इनके लोग हैं या जहां पर इनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, लूटो खाओ और राज करो, लूटो खाओ और राज करो, इस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, वो हड़प नीति को जारी रखे हुए हैं। और आए दिन हमारे समाज के अंदर, शोषित वंचित समाज के अंदर न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार बहुत दिनों से होता आया है, और हमारी बातें दबती चली आई हैं, और अभी तक किसी को न्याय और हक अधिकार नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक ब्राह्मण था आपके वाराणसी में, और उस ब्राह्मण ने एक बेटी स्नेहा कुशवाहा को अपने ही हॉस्टल में मार डाला। हमारे देश के तमाम सारे संगठनों ने घर से निकल करके सड़कों पर आंदोलन किया, जगह जगह ज्ञापन दिया। पूरे देश में एक तरीके से देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया था स्नेहा कुशवाहा को लेकर, उससे पहले प्रिया मौर्य को लेकर के, उससे पहले शीला मौर्य को लेकर के, और एक जो है लखीमपुर का मैटर, उससे पहले कोई और कुशवाहा। मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीतने नहीं पाता है, किसी ना किसी की हत्या हो ही जाती है। मतलब एक टेंडेंसी बन चुकी है। लेकिन मुझे इस बात का दुख के साथ साथ खुशी भी है कि आज हमारे समाज के लोग, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो कंटिन्यूअसली वो जग रहे हैं। भले एक नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और चिंतन मंथन कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, या गांव गांव जा करके लोगों को जगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और निश्चित तौर पर यह भारत फिर से सोने की चिड़िया की तरफ अर्थात स्वर्णिम भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये बेहद जो है खुशी की बात है। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि इन मनवादियों के खिलाफ हम सबको जबरदस्त लड़ाई अगर लड़नी है, तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म, लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म, भले ही आप अलग अलग संगठन चलाओ, अलग अलग पार्टी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इनसे लड़ाई लड़ने की बात हो, एक बार आवाज लगाने पर, कोई भी भाई अगर हमारा आवाज लगाता है, तो निश्चित तौर पर बिना शर्त समर्थन देने और बिना किसी जो है महत्वाकांक्षा के आपको खुल करके वहां पर पहुंचने की जरूरत है, और उस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। आज स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने की बात अगर हम करें, जितने संगठनों ने आंदोलन किया है, जगह जगह अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन किया है, उन सभी का पुनः आह्वान मैं करता हूं कि अगर वे सारे लोग मिलकर के एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लें और बनारस की धरती पर शास्त्री घाट को पूरा का पूरा भर दें, वहां पर जन सैलाब अगर उमड़ आए, तो मैं कह रहा हूं कि 2 से 4 दिन के अंदर
योगी आदित्यनाथ के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वे आपको रोक पाएंगे और उस ब्राह्मण को गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैपिंग होने के नाते अभी भी हम एक दूसरे को के टच में नहीं आ पा रहे हैं और इस बहुत बड़े आंदोलन को, एक विशाल आंदोलन को हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है, इस पर आपको और हमें भी विचार करने की जरूरत है। और आप सभी लोग अगर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं जहां कहीं से भी होंगे देश के कोने कोने से, और अगर आपने आंदोलन किया है, आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं एक साथ होकर के, तो निश्चित तौर पर हमारा नंबर सार्वजनिक है, आप एक बार जरूर जो है संपर्क करिएगा। नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 8076615402। साथियों, अब बात यहां पर आ रही है कि जैसे बोध गया में वास्तविक मैटर ये है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो एक दिन में आपको अटैक नहीं करते हैं। मतलब जैसे कैंसर होता है, कैंसर समझ लीजिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब वो पूरी तरह जो है आपको घायल कर देती है या निचोड़ देती है, तब आपको सूचना मिलती है कि कैंसर हो गया है। और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, इलाज के लिए सोचते हैं, तब तक वो आपको मौत के घाट उतार देती है। सेम वैसी ही बीमारी ये ब्राह्मणवाद है। ये लोग धीरे 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 आपके घरों में घुसेंगे, आपके दिमाग में घुसेंगे, आपके खेत खलियान में घुसेंगे, और जब ये पूरी तरह आपको जकड़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप जो है उस ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस चुके हैं। और ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसने के बाद निकल पाना इतना आसान नहीं होता है। अब जितने लोग क्या कहते हैं कुंभ में स्नान करने गए, वहां पर अपने प्राणों की आहुति दे करके आए। एक बाबा है बागेश्वर, वो बोल रहा था कि जितने लोग वहां पर गए वो मोक्ष की प्राप्ति पा गए। और हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है, टीवी चैनल पे अनाउंस कर दिया गया कि जो है 135-40 साल के बाद ये शुभ अवसर आ रहा है, तो जो व्यक्ति ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा हुआ है उसको ये समझ में आ रहा है कि 135-40 साल के बाद अगर ऐसा अवसर मुझे मिल रहा है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और लगातार मैं देख रहा हूं 1 महीने से तांता जो है प्रयागराज का टूट नहीं रहा है, और योगी आदित्यनाथ घर में बैठा मजा ले रहा है कि साले तुमको मरना है तो जाओ मरो, और तुम्हारे उसी मरने के साथ साथ हम भी चले जाएंगे, एक डुबकी लगा के आएंगे और बताएंगे हम भी पवित्र हो गए। अब भाई सोचिए, मानसिक गुलामी, मतलब वो शुभ घड़ी जो है वो ब्राह्मणों ने लाया। गंगा स्नान जो वहां पर हो रहा है वो बौद्ध विरासत है, बहुत पहले से चला आ रहा है। नदियों में स्नान करना एक लोगों की मान्यता रही है, परंपरा रही है। मान लेते हैं अगर लोग वहां पर जा रहे हैं तो उनका तौर तरीका होता है, नहीं भैया हमको गंगा स्नान करना है, तो कभी भी आप कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, सावन में कर सकते हो, भादों में कर सकते हो, पूष में कर सकते हो, माघ में कर सकते हो। लेकिन ब्राह्मणों के बताने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पर ही आपको अगर स्नान करना है, तो अगर आप मर रहे हो तो आपको रोकने वाला इस धरती पर कोई पैदा हुआ है? कोई पैदा नहीं हुआ है। और जो गया सो गया, उसके पीछे ना मोदी लगने वाले हैं ना योगी लगने वाले हैं। और उन्हें तो इस बात की खुशी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मर जाओ, ये भारत देश खाली हो जाए, जमीन जायदाद उनके कब्जे में आ जाए, उतना ही बढ़िया है। और आपको बार बार हिंदू का जहर पिला करके और उसी में लपेट करके जो है वो जहर पिलाया जा रहा है। ये बात समझने की जरूरत है देश की आम जनता जनार्दन को। तो मेरे सभी बुद्धिजीवी भाइयों एवं बहनों, मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि जो है इसी आंदोलन को लेकर के
बोध गया को छुड़ाने के लिए, बोध गया को मुक्त करवाने के लिए वहां पर जो ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में 5 ब्राह्मण हैं और 4 शोषित वंचित समाज से कह लो या कोई बुद्धिस्ट लोग हैं। और वो जितने वहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए महंत हैं या जिनको महंत बनाया गया है, वो एक प्रकार से हिंदुष्ट है। हिंदुष्ट का मतलब मनुवादी व्यवस्था का व्यक्ति है। उसको ना बुद्ध से मतलब है, ना अशोक से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना संविधान से मतलब है। उसको इस देश को लूटने से मतलब है। वहां पर बैठ करके वो कहानी गढ़ता है, प्रपंच गढ़ता है कि ये नकुल है, ये सहदेव है, ये भीम है, ये अर्जुन है। बुद्ध की इस धरती पर विशेष तौर से अगर बोध गया की बात करूं, जो बुद्ध की एक मुख्य स्थल है, बुद्ध के इतिहास की मुख्य स्थली है, और उस मुख्य स्थली पर अर्जुन भीम नकुल सहदेव कहां से आ रहे हैं, सोचने की बात है। तो जितने हमारे भिक्षुगण, जितने हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन आज इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं या ले धरने पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, वो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि भारतीय संविधान में हर संप्रदाय, धर्म ना बोलूं क्योंकि धर्म पे जाऊंगा बड़ी लंबी गाथा होगी, ये संप्रदाय है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू भी एक संप्रदाय है। तो हर संप्रदाय के लोगों को भारत देश के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है अयोध्या को बौद्धों को, हिंदुओं को दे दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का विषय है और इस देश में हिंदू लोग ज्यादा हैं मानने वाले, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के नाम पर मंदिर बना दिया जाए। हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया कि इसलिए कि भाई ठीक है, अगर जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है, भगवान श्री रामचंद्र को मानते हैं, तो उनके लिए पूजा पाठ जरूरी है और वे बना करके वहां पर रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उनके ट्रस्ट में शामिल होने नहीं गए, हम उनके मंदिर पे कब्जा करने नहीं गए, या हम उनके मंदिर के इर्द गिर्द कोई भी ड्रामा, नौटंकी, अराजकता फैलाने नहीं गए। लेकिन जब बात बुद्ध की आती है, बुद्ध विरासत की आती है, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग जगह 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 घुसे क्यों रहते हैं? ये बार बार इनडायरेक्ट रूप से बुद्ध को ही टारगेट क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचने वाली बात है। अगर हम लोग इस लड़ाई को और तेज और अपने बाजुओं के दम पर नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बोध गया को फिर से कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोध गया पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में और बोध गया में भी आंदोलन दोनों जगह चल रहा है, और जो लोग बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं और गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत के बारे में नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, लेकिन अगर ये वीडियो वहां तक जाती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोग एक जगह पर और एक साथ आंदोलन कीजिए। और मुझे जहां तक पता है कि शुरुआत गांधी मैदान से हुई है और गांधी मैदान में ही आंदोलन हो रहा है मुख्य रूप से। बामन मेसराम से निकले हुए एक भाई साहब हैं बिलास खैरात जी, मैंने उनका सुना है कि वो जो है बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप केवल और केवल बुद्ध विरासत के लिए लड़िए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए अपना प्रोग्राम वहां से रद्द करके और पटना के गांधी मैदान में सभी लोग एक साथ हो करके आंदोलन करें और सफलता निश्चित है।
हम आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। वहां पे जितने भी बौद्ध भिक्षु लोग हैं, पूज्य बनतेगण हैं, उन सबसे मिलेंगे, उनकी ताजा स्थिति को देखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वहीं पर आमरण अनशन के लिए हम भी जो है बैठेंगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि भारत देश की विरासत को बचाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए आप तन मन धन से सपोर्ट करना ये आपकी बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित करती है कि भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में हम लोग कारगर होंगे। और जिस उम्मीद में आप बैठे हुए हैं कि मोदी जी हों, योगी जी हों या कोई और जी हों, वो भारत को विकसित बनाएंगे, ये सपना आप भूल जाइए। उनके पुरखे कभी किसी को विकसित बनाए हैं कि वो तुम्हें ही विकसित बनाएंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। इस देश का गृह मंत्री 15 लाख की घोषणा करके गया और जाने के बाद जब बात आई मीडिया के सामने कि सर आपने 15 लाख की घोषणा करी, तो अगले ने बोला कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। अब आप सोचिए, एक मुंह से वो कल बोल रहा है कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा और दूसरे मुंह से कह रहा है ये जुमला है, तब भी बात आपको समझ में नहीं आई। तो कुल मिला करके इस देश की जो ये बिगड़ी अवस्था है, ये व्यवस्था है, उसके लिए नेता जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जनता जिम्मेदार है। और बार बार मैं जब से नेतागिरी की फील्ड में आया हूं, पार्टी का संचालन कर रहा हूं, पहले हम भी नेता को गाली देते थे, नेता को बोलते थे कि नेता सारे लुटेरे होते, ये होते, वो होते हैं। और हम समझते थे कि जनता बार बार वोट दे करके जिताती है, जनता की कोई गलती नहीं होती है। लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि सारी की सारी गलती जनता की ही होती है, क्योंकि वह उसके दिमाग में कभी ये सोचने की बात आती ही नहीं है कि हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं। और जब उसको ये समझ में नहीं आती कि अपने पैर पर खड़े हो जाएं, लॉलीपॉप दे करके वो अपने विचार आइडियोलॉजी को बदल लेती है देख करके। और एक नेता उसके लिए आगे पीछे दिन भर खड़ा हुआ है, उसको नहीं समझ पाती, लेकिन हेलीकॉप्टर से जो नेता आएगा उसको तुरंत समझ जाएगा कि भाई इनको जिताना है। एक साड़ी के नाम पे वोट मिलना शुरू हो जाता है। 5 किलो राशन और 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से देश की जनता नरेंद्र मोदी को बिक जाती है। सोचने वाली बात है। अरे हमारे देश की जनता जनार्दन, मैं आपसे अपील करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बनाओ। 10,000 रुपया महीना दूंगा, ये मैं अपने जेब से नहीं दूंगा और ना मेरे पास इतना रुपया है। आपको प्रति माह 10,000 रुपए की गारंटी। ये भारत देश की जितनी संपदा है, अगर उसका बंटवारा कर दिया जाए तो आपके हिस्से में 10,000 रुपया आता है और आप उस 500 रुपए के चक्कर में लटके पड़े हो और नरेंद्र मोदी के आंचल में विकसित भारत का सपना देख रहे हो, जिसको ये इतनी भी तमीज नहीं है कि हमारे देश के बौद्ध भिक्षु लोग मर रहे हैं। स्नेहा कुशवाहा बेटी जो है उन्हीं की संसदीय क्षेत्र में मर गई, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन हमारे देश का धूर्त प्रधानमंत्री एक शब्द जो है स्नेहा कुशवाहा के बारे में ना बोला है और ना लिखने का टाइम है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। और अभी भी ये बात समझ में नहीं आता है तो कल जब आपकी बेटी बहू मरेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े भगवान हैं इस देश के। वो आपको बचाने के लिए काम करते हैं। तो मैं स्पष्ट और क्लियर बोलता हूं,
राजनीति में जरूर हूं, लेकिन आपकी लाश पर आपको धोखा दे करके, आपको गुमराह करके और आपके अंदर जो आस्था की बीमारी है, उस आस्था को मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन उस आस्था का इस्तेमाल कभी करके नेतागिरी नहीं करूंगा। यह बात आपको समझने की जरूरत है। सीधी बात समझना शुरू कर दीजिए तो सीधे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हर बात आपको उल्टी समझ में आती है। इसीलिए आप अपने हक, अधिकार, सम्मान से वंचित हैं और अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे भी वंचित रहेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप सब लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, वे लोग अब किसी भी स्थिति में चुप ना बैठें, घर से निकलें, जरूरत पड़े तो तलवार निकालें, जरूरत पड़े तो लाठी निकालें। अब ये समझ लो कि भारत और ईस्ट इंडिया की लड़ाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई है। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो भारत देश धीरे 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 फिर से गुलाम होने की कैटेगरी में जा रहा है। जितने अंधभक्त इस देश में सपना देख रहे हैं कि भारत विकसित बनेगा, उनको मैं चैलेंज और गारंटी देता हूं कि वो अपनी समस्या का समाधान एक थाने में एफआईआर लिखवा लें, अगर ढंग से, तो मैं मान जाऊंगा। अभी कल की मिर्जापुर की एक घटना है, एक मौर्य को एक पटेल ने जबरदस्त तरीके से मारा पीटा और उसके बाद वो थानेदार को, सीओ को, डीएम को फोन करता रहा, कोई वहां पर नहीं गया। और जिससे वो फोन करता, अगला यही कहता कि भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मंत्री लेवल का दबाव है। और उस विधानसभा में कोई मौर्य एक विधायक भी है बीजेपी से, उस नालायक ने यह भी बोला कि मंत्री का दबाव है। अरे जब मंत्री का दबाव है तो विधायक काहे बना है? तुझे विधायकी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन क्या करे बेचारा, पेट का मारा है और रोटी उधर उसके पेट में नहीं जाएगी टुकड़े सरकारी खाते से, तो उसके बच्चे बीवी मर जाएंगे। इसके लिए वो काम कर रहा है। उस मौर्य भाई को वो बचा नहीं पाया। मंत्री कौन है? अनुप्रिया पटेल, जो कल को भिखारन थी और आज जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। और वही अनुप्रिया पटेल के आदेशानुसार उस मौर्य के भाई की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता और मंत्री हैं। अब आप सोचिए कि एफआईआर लिखने की क्षमता आपके थाने में नहीं है और आपके नरेंद्र मोदी भारत देश को विकसित भारत बना रहे हैं। लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? बाकी आप खुद समझदार हैं और निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और बोधगया को मुक्त करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जो है बोधगया पहुंचे। चलते चलते एक बात और शेयर करूंगा साथियों, जब कोई व्यक्ति सामाजिक होता है, सामाजिक व्यक्ति के पास कोई सलूशन नहीं होता है। हम लोग राजनीति में आए, राजनीतिक पार्टी बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि हम विधायक बनाएंगे, हम सांसद बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक है उसका राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ना वो विधायक बना सकता है, ना सांसद बना सकता है, ना वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ना प्रधानमंत्री बन सकता है। उदाहरण के लिए बामन मेश्राम को देख लीजिए, जिंदगी बीत गई संगठन बनाते और चलाते। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वहीं का वहीं। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बस केवल पानी पी करके ब्राह्मणों को गरियाया और अपने लोगों को आगे बढ़ने से अगले ने रोका। यही काम अगले ने किया है। तो जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं, उन सबको भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत है और इन मनोवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मिशन खड़ा करने की जरूरत है।
लाठी डंडा से तो आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे और अपने वोट और नोट से भी लड़ेंगे, तब जाकर के आप भारत देश को इनके चंगुल से मुक्त करवा सकते हैं। अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी ना आपकी समस्या का समाधान होगा और ना ही आपके आने वाली पीढ़ी का। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप लोगों से पुनः क्या बार बार मैं निवेदन करूंगा कि 28 फरवरी को आप सभी लोग पटना आइए। जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय।